नमस्कार मित्रों, मैं उमेश पाठक एक बार फिर से आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। आज का हमारा टॉपिक है भारत भू आकृतिक प्रदेश। भारत विविधताओं का देश है। आप जानते हैं विभिन्नताओं में एकता का देश है। और इस भारत को भू आकृतिक रूप में भी, एक चूंकि बहुत बड़ा भाग है भारत, तो भू आकृतिक रूप में भी विभाजित किया गया है। और वास्तव में भू आकृतिक रूप से भी काफी विविधता वाला देश है। मूल रूप से देखें तो इसके 11% भाग पर्वतीय, 18% भाग पहाड़ी, 28% भाग लगभग पठारी और 43% भाग मैदानी है। तो इस तरह से भारत में चारों प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं। और ये जो व्यवस्थाएं हैं उनके आधार पर भी भारत काफी विविधताओं वाला भू आकृतिक आधार पर बनता है। भारत को उसके भौतिक एवं भौगोलिक दृष्टिकोण से 4 भागों में बांटा गया है, जो अपनी विशेषताओं से के कारण एक दूसरे से काफी पृथक पृथक और भिन्न भिन्न हैं। भारत के भौतिक विभागों के अपने मौलिक आधार हैं, क्योंकि इनके निर्माण, विकास एवं लक्षणों का आधार विशिष्ट भूवैज्ञानिक कार्यक्रम या कालखंड से जुड़ा हुआ है। वास्तव में इनका निर्माण भी अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के क्रियाओं के फलस्वरूप निर्मित हुआ है। इसलिए ये भू आकृतिक प्रदेश, जो भारत के 4 भू आकृतिक प्रदेश हैं, वो काफी भिन्नताओं को लिए हुए हैं। अब जानते हैं कौन कौन से 4 भौतिक भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जो भारत के उत्तर में स्थित है। दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार, जो लगभग मध्य में स्थित है। तीसरा है उत्तर भारत का मैदान, ये प्रायद्वीपीय पठार और उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के मध्य में स्थित है। और चौथा है समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह, समुद्र के किनारे बसा हुआ जो तट है वो, और उससे लगा हुआ जो द्वीप समूह है भारत के, ये। तो इस तरह से इसको 4 भागों में भारत के भौगोलिक जो भू आकृतिक प्रदेश है उनको विभाजित किया जाता है। आइए हम इसके संबंध में थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते हैं। पहला टॉपिक है हमारा उत्तर पर्वतीय प्रदेश। भारत के उत्तर में हम जानते हैं हिमालय जैसा एक दृढ़ पर्वत स्थित है। और ये हमारे भारत का सौभाग्य है कि हमें एक ऐसा भू आकृतिक प्रदेश मिला है, उच्च पर्वतीय प्रदेश मिला है, जो भारत के न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक सभी तरीकों से भारत के लिए एक गौरव का विषय है। तो ये उच्च पर्वतीय प्रदेश जो है वो पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2500 किलोमीटर, ये भारतीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, भारत के क्षेत्र में लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई तक यह विस्तृत है, फैला हुआ है। पूर्व में लगभग इसकी चौड़ाई 200 किलोमीटर है, जबकि पश्चिम में इसकी चौड़ाई अधिक है, ये लगभग 500 किलोमीटर से अधिक चौड़ाई वाला है। तथा इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर माना जाता है। आप हिमालय के बारे में जानते हैं, हिमालय दुनिया के सबसे ऊंचे चोटियों वाला पर्वतीय भाग माना जाता है, और इसका लगभग औसत ऊंचाई 6000 मीटर के करीब है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार हिमालय का निर्माण टेथिस सागर के अवसादों से तथा अंगारा एवं गोंडवाना लैंड के प्लेटों के आपस में टकराने से हुआ है। हमने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पढ़ा है, और वो कहता है कि पहले यहाँ पर एक जलीय भाग था जिसको टेथिस सागर कहते हैं। धीरे धीरे इस टेथिस सागर में अवसादों का जमाव होता गया, और जैसे हमने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में पढ़ा है कि 2 भाग जो यूरेशिया के थे, एक अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड, ये दोनों आपस में एक दूसरे की ओर खसकते गए, जुड़ते गए, प्लेट में उसके आपस में टकराने की प्रक्रिया हुई। तो जो टेथिस सागर का बीच का भाग था, उनमें जो अवसाद जमा था, वो दोनों के टकराने के कारण वलन हुआ, उनपे मोड़ पैदा हुई, और उस मोड़ से ये हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ऐसा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दोनों में बताया गया है। हिमालय को एक नवीन वलित पर्वत मानते हैं, क्योंकि इसका निर्माण काफी बाद में हुआ, टर्सरी काल में हुआ, जिसका निर्माण अल्पाइन भू संचलन के तहत टर्सरी काल में हुआ है, इसलिए इसको नवीन वलित पर्वत कहते हैं। इसको प्रारंभिक रूप से 3 भागों में अध्ययन के दृष्टिकोण से बांटा गया है। पहला हिमालय पर्वतीय प्रदेश, दूसरा ट्रांस हिमालय, और तीसरा है पूर्वांचल की पहाड़ियां।
आइए इनके बारे में जानते हैं। हिमालय पर्वतीय प्रदेश, इसमें वृहद या आंतरिक हिमालय, लघु या मध्य हिमालय तथा बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय श्रेणी शामिल होते हैं। वास्तव में ये तीनों समानांतर हिमालय में फैले हुए हैं और इनको तीन अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें वृहद या आंतरिक हिमालय, लघु या मध्य हिमालय और तीसरा बाह्य या शिवालिक हिमालय शामिल है। वृहद या आंतरिक हिमालय, इसे हिमाद्री, मुख्य हिमालय या बर्फीला हिमालय भी कहते हैं। हिमाद्री इसलिए कहते हैं कि ये हिम से, इसका बहुत बड़ा भाग हिम से ढका हुआ है, इसलिए इसको हिमाद्री कहते हैं। मुख्य हिमालय चूंकि एक बड़ा भाग है ये, इसलिए इसे मुख्य हिमालय भी कहते हैं। और बर्फीला हिमालय वही कारण है, काफी बर्फों से ढका हुआ है, ग्लेशियर से बना ढका हुआ है, इसलिए इसको बर्फीला हिमालय भी कहते हैं। यह कश्मीर में सिंधु नदी से अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैली हुई है। पूरा विस्तार है इसका, सिंधु नदी के पास से शुरू होता है और यह अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का मोड़, जिसको हम कहते हैं नामचा बरवा, उस स्थान तक यह फैला हुआ है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां, याद रखिएगा, विश्व में जितनी भी सर्वाधिक ऊंची चोटियां हैं उनमें काफी ऊंचे, जो टॉप लिस्टेड कहा जाए, वो चोटियां यहाँ स्थापित हैं, जिसमें सबसे बड़ा माउंट एवरेस्ट है, 9948 मीटर जिसकी ऊंचाई हम पढ़ते हैं। K2 जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। मूलतः माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, ये भारत के अंतर्गत नहीं आता और हिमालय के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका अध्ययन कर रहे हैं। K2 या गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंदा देवी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, ऐसे और बहुत सारे ऊंची चोटियां इस वृहद या आंतरिक हिमालय में स्थित है। थोड़ा सा प्रश्न उठता होगा दिमाग में कि चूंकि ये भारत से बाहर की ओर स्थित है तो इसको आंतरिक हिमालय क्यों कहा जाता है। तो वास्तव में इस हिमालय का वर्गीकरण हम केवल भारत के दृष्टिकोण से नहीं करते, बल्कि इसका जब अध्ययन करते हैं तो हम इसको एशिया के दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं। तो एशिया के दृष्टिकोण से ये आंतरिक भाग हो जाता है, इसलिए उसको आंतरिक, और जो निचला भाग है उसको बाह्य हिमालय, ऐसा उस उपनाम से पढ़ा जाता है। तो कृपया इसको ध्यान रखेंगे। तो ये बहुत सारी ऊंची चोटियों को अपने आप में धारण किए हुए हैं, ग्लेशियर्स वाला है, बर्फीला है, हिमाद्री है, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। दूसरा, लघु या मध्य हिमालय। वृहद हिमालय के दक्षिण में 80 से 100 किलोमीटर चौड़ाई में, 80 से 100 किलोमीटर चौड़ाई में तथा 3700 से 4500 मीटर की ऊंचाई के साथ यह भाग विस्तृत है, लघु या मध्य हिमालय। पीर पंजाल, धौराधर, नाग टिब्बा, महाभारत, ये प्रमुख श्रेणियां हैं जो यहाँ पर व्याप्त हैं, पाए जाते हैं। हिमालय के समस्त हिल स्टेशन, याद रखिएगा, लघु या मध्य हिमालय की जो विशेषता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हिमालय में पाए जाने वाले समस्त हिल स्टेशन जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफी स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, विभिन्न प्रकार के डॉक्टरों द्वारा निर्देशित किए जाते हैं कि आप स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए हिल स्टेशन पे जाएं, कुछ समय बिताएं। तो हिमालय के समस्त हिल स्टेशन जैसे शिमला है, मसूरी है, दार्जिलिंग है ना, इस तरह से और भी जो भी गुलमर्ग हैं, ये सब इसी स्थान पर स्थापित हैं, रहते हैं। और मूल रूप से दो जो बड़ी घाटियां हैं, एक नेपाल में काठमांडू घाटी और दूसरा कश्मीर घाटी, ये दोनों घाटियां भी लघु या मध्य हिमालय में ही स्थित है। तीसरा है शिवालिक श्रेणी या बाह्य हिमालय, जो भारत से पहले नंबर पर, यदि हम भारत से देखें पहले नंबर पर जो पड़ता है वो है शिवालिक श्रेणी। लघु श्रेणी के दक्षिण में स्थित इसका विस्तार पंजाब के पोटवार पठार से कोसी नदी तक विस्तृत है। ये एक ऐसा श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी, जो भूकंपों से भी काफी प्रभावित है। याद रखिएगा, भूकंप जोन में नंबर 1 पर ये शिवालिक श्रेणी आता है। और आपने कई बार देखा होगा हिमस्खलन और ये बादल फटने से पर्वतों का धराशायी होना, ये आपने कई बार उसमें सुना होगा, जिसमें केदारनाथ की घटना भी आपको याद होगी। तो ये पंजाब के पोटवार के पठार से लेकर कोसी नदी तक विस्तृत है। शिवालिक को लघु हिमालय से पृथक करने वाली घाटियों को पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार कहते हैं। याद रखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण है। शिवालिक को लघु हिमालय से पृथक करने वाली, शिवालिक को लघु हिमालय से अलग करने वाली जो घाटियां हैं उसको पश्चिम भाग में दून कहते हैं और पूर्वी भाग में द्वार कहते हैं। जैसा इसका उदाहरण आप ले सकते हैं देहरादून, कोटली दून,
इसी तरह द्वार का भी जैसे उदाहरण है आपके कोट द्वार, बारह द्वार या हरिद्वार जो हमारा प्रसिद्ध स्थल है, धार्मिक स्थल है, तो ये उसके उदाहरण हैं, उनको उन उपनामों से जाना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये हुआ हिमालय पर्वतीय प्रदेश में जो पहला भाग था उसका अध्ययन। दूसरा भाग है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय वास्तव में महान हिमालय जो जिसको है उसके उत्तर में स्थित भाग है। ये इस भाग में जो प्रमुख श्रेणियां आती हैं वो है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत। ये मूलतः कहा जाए कि जो बृहद या आंतरिक हिमालय है उसके ऊपर ये भाग स्थित है और उसको ट्रांस हिमालय कहा जाता है। इसका ज्यादातर भाग दूसरे देशों में व्याप्त है, फैला हुआ है। इसमें आप काराकोरम, लद्दाख, जास्कर को जानते हैं, भारत की ओर भी इसकी श्रेणियां व्याप्त हैं। कैलाश पर्वत का नाम आपने सुना होगा। जी हाँ, ये वही कैलाश पर्वत है जहाँ भारत के तीर्थयात्री भगवान शिव की यात्रा के लिए, कैलाश यात्रा के लिए या मानसरोवर यात्रा के लिए जाते हैं। ये चीन के भाग में भी लगा हुआ है, स्थित है। इसे उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। हमारा जो महाद्वीप है जिसमें हम निवास करते हैं, एशिया महाद्वीप, इसी के उच्च एशिया का रीढ़ इसे कहा जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि ट्रांस हिमालय की क्या महत्ता होगी। जैसे मानव शरीर में रीढ़ की महत्ता होती है वैसे ही इसकी महत्ता है। इसका तीसरा भाग है पूर्वांचल की पहाड़ियां। भारत में पूर्वोत्तर राज्यों में भी बहुत सारी पहाड़ियां स्थित हैं। मूल रूप से तो हिमालय के ही भाग के रूप में उनको जाना जाता है और ये इनमें भी अलग अलग प्रकार की पहाड़ियां और श्रेणियां विकसित हैं। ये उत्तर पूर्वी राज्यों में फैली हैं। इनमें प्रमुख जो है वो मिजो, नागा, पटकाई बूम, गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, डफला, ये सब पहाड़ियां और श्रेणियां स्थित है। तो ये तीसरा भाग है जिसको पूर्वांचल की पहाड़ियां कहते हैं। ये जो उत्तर पर्वतीय प्रदेश है उसका एक सामान्य विभाजन है। इसका एक विभाजन और होता है जिसकी हम अभी चर्चा करेंगे। इसको कहते हैं प्रादेशिक वर्गीकरण। हिमालय का एक प्रादेशिक वर्गीकरण करते हैं प्रदेश के हिसाब से। आइए जानते हैं इसको क्या क्या है। पहला है पंजाब हिमालय, जो पंजाब का क्षेत्र है। मूल रूप से इनका विभाजन नदियों के बीच से जो है वो किया गया है। अलग अलग नदियों के बीच में जो भाग पाए जाते हैं उनके आधार पर इनका विभाजन किया गया है। देखते हैं क्या क्या है। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदियों के मध्य, सिंधु और सतलज नदियों के मध्य जो भाग पाया जाता है उसको पंजाब हिमालय कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 560 किलोमीटर की है। दूसरा है कुमायूं हिमालय, सतलज व काली नदियों के मध्य 320 किलोमीटर की लंबाई में ये व्याप्त है और इसे कहते हैं कुमायूं हिमालय। उत्तराखंड का एरिया जो है वो इसके अंदर आता है, सतलज और काली नदियों के मध्य। तीसरा है नेपाल हिमालय। उत्तराखंड के बाद नेपाल की स्थिति आती है, तो काली और तीस्ता नदियों के मध्य का जो भाग है उसको कहते हैं नेपाल हिमालय। ये लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई वाला है। और इसमें प्रादेशिक वर्गीकरण में चौथा भाग है असम हिमालय का। तो ये तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य जितना भाग है उसको कहा जाता है असम हिमालय। ये लगभग 720 किलोमीटर की लंबाई पर है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हिमालय को प्रादेशिक वर्गीकरण में बांटने के लिए नदियों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है और नदियों के आधार पर ही इनका पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम, ये 4 भागों में विभाजित किया गया है। आइए आगे देखते हैं हिमालय के कुछ प्रमुख चीजें। जैसे हिमालय की हिमनद, हिमालय की एक प्रमुख विशेषता वहाँ का हिमाद्री या बर्फीला होना है और उसी बर्फीले होने के कारण वहाँ पर एक बड़ी बड़ी हिमनद, हिम की नदियाँ या ग्लेशियर्स जो है वो विकसित हुए हैं और इन्हीं ग्लेशियर्स के कारण ही हिमालय इतना सुंदर और महत्वपूर्ण बना हुआ है। ये वास्तव में न केवल कहा जाए कि भौगोलिक रूप से, बल्कि जलवायु के दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी ये हिमनद का होना भारत के लिए ही और पूरे समूचे एशिया और विश्व के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं हिमालय में हिम रेखा जो है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है। जैसे नेपाल हिमालय में देखेंगे तो ये काफी कम है, ये लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई से हिम रेखा प्रारंभ हो जाती है। जबकि भारत की ओर आएंगे तो ये लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई पर हिम रेखा प्रारंभ होती है। हिम रेखा उसे कहते हैं जहां से हिम का जमना प्रारंभ होता है। तो हिमालय में हिम रेखा 4500 से लेकर 6000 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इसमें प्रमुख हिमनद जो है गंगोत्री, आप जानते हैं, भारत की जीवन दायिनी जिसको हम कहते हैं गंगा नदी,
उसका उद्गम गंगोत्री गोमुख से है। यमुनोत्री भारत की दूसरी एक बड़ी नदी जिसको अपन कहते हैं यमुना नदी, उसका उद्गम यमुनोत्री से है। सियाचिन आप जानते हैं दुनिया का, विश्व का सबसे ऊंचा बैटल फील्ड, लड़ाई का मैदान सियाचिन को माना जाता है। ये काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ पर हमारे जवान दिन रात देश की सेवा में अपना जी जान लगाए हुए रहते हैं। इसी तरह से बालतोरो, हिस्पार, हिनारची, बियाको और भी बहुत सारे काफ़ी संख्या में जो हिमालय में हिमनद हैं। ये कुछ प्रमुख हिमनदों के नाम मैंने आपको बताए हैं। हिमालय के प्रमुख दर्रे, एक पर्वतीय क्षेत्र में एक पर्वत से दूसरे पर्वत की ओर जाने के लिए कुछ नेचुरल रास्ते बने होते हैं, प्राकृतिक मार्ग। उन्हीं प्राकृतिक मार्गों को दर्रे के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रमुख दर्रे जो हैं वो हिमालय में बहुत सारे दर्रे पाए जाते हैं। उनमें कुछ प्रमुख दर्रे आपको बता रहा हूँ मैं। बुर्जिल, जोजिला, काराकोरम, सिपकिला, जेलेपला, नाथुला, माना और नीति दर्रा जिससे हम मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं, रोहतांग दर्रा जहाँ व्यास नदी निकली हुई है, ये कुर्रम, खैबर, बोलन, ये कुछ प्राचीन दर्रे हैं जिन पर ऐतिहासिक रूप से आक्रमण या मंगोलों के आक्रमण के समय की भी जानकारियाँ इनसे मिलती है, खैबर दर्रा वगैरह। तो ये काफ़ी पुराने दर्रे और कुछ नए दर्रे हैं जिनके माध्यम से हम हिमालय के विभिन्न स्थानों तक पहुंच पाते हैं। ये वास्तव में प्राकृतिक मार्ग हैं। इसी का आगे कड़ी है हिमालय की नदियाँ। इतनी सारी जहाँ पर ग्लेशियर्स हैं, हिम नदी हैं, स्वाभाविक है वहाँ पर नदियाँ भी होंगी। और हिमालय की नदियाँ भारत के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हिम नदियों से निकलती है, इसलिए सदा नीरा रहती हैं। सदा नीरा कहने से तात्पर्य है हर समय इसमें जल बहते रहते हैं, आते रहते हैं, प्राप्त होते रहते हैं। यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। बहुत बड़े और प्रमुख नदियाँ हिमालय से निकलती हैं जो उत्तर भारत के बृहद मैदान को सिंचाई करती हैं। और उत्तर भारत का बृहद मैदान आज इतना घना बसा हुआ है और आर्थिक रूप से सुदृढ़ है या सांस्कृतिक पर्यटन के रूप से सुदृढ़ है, उसके पीछे हिमालय की नदियों का प्रमुख भूमिका है। प्रमुख नदी देखते हैं। सिंधु नदी उसके सहायक नदियां हैं काफ़ी, उसमें सतलज, रावी, चिनाब, व्यास, झेलम ये प्रमुख नदियां हैं जो उत्तर में बहती हैं। काली, तिस्ता, गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदियां मानी जाती हैं। यमुना, कोसी, घाघरा, ब्रह्मपुत्र एक बहुत बड़ी नदी है, दिहांग, ऐसे और गंडक, कोस और बहुत सारी नदियां हैं जो उत्तर जो हिमालय है उससे निकलता है और भारत को सिंचित करता है, भारत को आर्थिक रूप से मजबूत करता है, सामाजिक सांस्कृतिक रूप से मजबूत करता है। तो ये हिमालय की प्रमुख नदियां हैं। हिमालय का महत्व तो निश्चित रूप से हिमालय तो हमारे ग्रंथों में भी इसे देवतुल्य माना गया है और हिमालय को भारत का मुकुट माना गया है। तो मुकुट से ही सीधा सीधा अर्थ ये माना जा सकता है कि हिमालय हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और वो भारत भूमि के लिए एक तरह से सभी पक्षों का आधार भी बनता है। जैसे उत्तर से आने वाली कुछ इसकी छोटी छोटी बातें जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। उत्तर से आने वाली ठंडी और शुष्क पवनों से रक्षा करती है। जो रूस, साइबेरिया है, इस ओर से जो ठंडी पवनें आती हैं उससे हमारी रक्षा करती है। ये सबसे महत्वपूर्ण इसकी भूमिका है। दूसरा है सामरिक दृष्टिकोण से उत्तरी सीमा की सुरक्षा। भारत को सामरिक दृष्टिकोण से उत्तरी भाग की सुरक्षा की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो ये हिमालय जो है वो खुद ही हमारा सुरक्षा कवच बना हुआ है। पर्यटन का प्रमुख आधार है। आप जानते हैं हिमालय पर्यटन का प्रमुख आधार है। इतने सारे पर्वत चोटियों से लेकर नदियों के उद्गम और इन सब चीज़ों के कारण भारत के बहुत सारे धार्मिक पर्यटन स्थल हिमालय के आसपास बसे हुए हैं। नदियों के जन्म का प्रमुख कारण है जितने भी सदा नीरा नदियां हैं जो भारत में बहती हैं, जिनके कारण भारत आज समृद्ध है कृषि के रूप में भी, वो उन सब का एक बड़ा कारण है कि ये हिमालय की जो नदियां हैं वो उनका उद्गम वहाँ से होता है। आर्थिक दृष्टिकोण से लाभदायक है क्योंकि ये पर्यटन, खनिज, नदी और बहुत सारी अलग अलग बिंदुओं के रूप में ये महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत के आर्थिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके आधार पर ही भारत को बहुत सारे विषयों पर आर्थिक लाभ होता है। तो ये हुआ उत्तर पर्वतीय प्रदेश का संक्षिप्त विवरण। वास्तव में तो ये इतना बड़ा है कि इसका इतना संक्षिप्त विवरण किया नहीं जा सकता, परंतु
कम से कम बिंदुओं में और सटीक बिंदुओं में आपको मैंने इसको समझाने का प्रयास किया। दूसरा भाग देखते हैं, इसको कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। ये भारत के मध्य में स्थित, तीनों ओर समुद्रों से घिरा है और भारत के मध्य में स्थित है। एक ओर अरब सागर, दूसरे ओर बंगाल की खाड़ी, तीसरे ओर हिंद महासागर, उनके बीच से ये घिरा हुआ भाग है। वास्तव में प्रायद्वीप भी उसे कहते हैं जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और चौथा जिसकी भूमि स्थल खंड से जुड़ा हुआ। तो इस तरह से ये जो प्रायद्वीप है वो विश्व का प्राचीनतम पठारों में से एक है। काफी पुराना, काफी प्राचीन पठार है और ये तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसका विस्तार है राजस्थान से लेकर कुमारी अंतरीप तक। उत्तर भारत में राजस्थान से लेकर नीचे भाग में कन्याकुमारी जिसको कहते हैं, कुमारी अंतरीप तक ये विस्तृत है। जबकि इधर गुजरात से लेकर पश्चिम में और पूर्व से पश्चिम बंगाल तक विस्तृत है। तो इसका काफी बड़ा विस्तार पाया जाता है भारत में। और भारत में प्रायद्वीपीय पठार भारत के आर्थिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण भाग है। आगे देखेंगे कैसे उसकी महत्ता है। भारत का सबसे बड़ा पठार है ये। सबसे प्रमुख चीज ये है कि भारत के सबसे बड़ा पठार है जिसका क्षेत्रफल लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर का है और इसकी औसत ऊंचाई 450 मीटर से लेकर 750 मीटर तक का है। नर्मदा नदी घाटी संपूर्ण प्रायद्वीपों को दो भाग में बांटती है। चूंकि ये काफी बड़ा भाग है इसलिए इसको भी दो भागों में प्राकृतिक रूप से नर्मदा नदी घाटी जो है वो बांटती है। उसका उत्तरी भाग मालवा का पठार कहलाता है जबकि दक्षिणी भाग को दक्कन का पठार कहते हैं। तो ये दो बड़े भाग हैं। इन दोनों भागों में फिर अलग अलग विभाजन किया जाता है। आइए देखते हैं। पहला भाग मालवा का पठार। गुजरात, राजस्थान व मध्य प्रदेश तक यह विस्तृत पठार है। 3 राज्यों में काफी विस्तृत है। नदियों के प्रवाह के कारण अलग अलग जगहों में टूट टूट कर अलग हो गया है, इसलिए फिर इसको और अलग अलग छोटे छोटे नामकरण से जाना जाता है। इनकी औसत ऊंचाई है 450 से 600 मीटर तक। इनकी औसत ऊंचाई 450 से 600 मीटर तक की है। मालवा के पठार के अंतर्गत छोटे छोटे अलग अलग भाग आते हैं, उनको देखते हैं। जैसे बघेलखंड का पठार, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर बघेलखंड और बुंदेलखंड का पठार है। इसी में विंध्याचल श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, महादेव, मैकल, बाराकर, राजमहल की पहाड़ियाँ, अमरकंटक और पचमढ़ी भी, ये जो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं विंध्याचल, सतपुड़ा, महादेव, मैकल, बाराकर और राजमहल की पहाड़ियाँ, इनमें कुछ प्रमुख पहाड़ियाँ भी स्थित हैं। जबकि अमरकंटक और पचमढ़ी दो ऐसे स्थान हैं जिसको आप जानते हैं ये हिल स्टेशन के रूप में प्रसिद्ध है। पचमढ़ी और अमरकंटक दोनों मध्य प्रदेश में हैं और ये तो पचमढ़ी तो निश्चित रूप से काफ़ी सुंदर जगह है जहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में पर्यटक जाते हैं क्योंकि यहाँ पर नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। आप जानते हैं नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक में हुआ है। उसके बाद है छोटा नागपुर का पठार। झारखंड व बिहार राज्य में फैला यह भाग भारत में खनिज संसाधनों का भंडार कहलाता है। आप जानते हैं छोटा नागपुर का पठार भारत में खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और भारत के काफ़ी महत्वपूर्ण खनिज छोटा नागपुर के पठार से निकाले जाते हैं। तो ये झारखंड और बिहार राज्य में फैला हुआ है, संसाधनों का भंडार कहलाता है, खनिज संसाधनों का। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 760 मीटर के करीब है। इसमें अगला भाग है अरावली की पहाड़ियां। यह विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। विश्व में सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी में जो स्कैंडिनेविया जो पर्वत आते हैं, स्कैंडिनेवियन पर्वत, उनके समकक्ष जो है उनसे बल्कि पुराना भी अरावली की पहाड़ियों को माना जाता है। ये इसे एक अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। अवशिष्ट पर्वत से कहने का तात्पर्य है एक ऐसा पर्वत जो काफी लंबे समय निर्माण होने के कारण अपरदन अपक्षय की प्रक्रियाओं से जूझता हुआ उसका काफी हिस्सा कट छट गया हो तो उसे अवशिष्ट यानी बचा हुआ, इसलिए उसको अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। इसका लगभग दिल्ली से अहमदाबाद तक लगभग 1100 किलोमीटर की लंबाई पर यह अरावली पर्वत व्याप्त है। गुरु शिखर यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, आप जानते हैं। और माउंट आबू एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। जैन धर्म मतावलंबियों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण स्थान है माउंट आबू। तो ये अरावली पर्वत श्रेणी का प्रमुख विवरण। इसके अलावा मालवा के पठार में उत्तरी पश्चिमी राजस्थान या थार का मरुस्थल भी शामिल होता है। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान या
थार कमरुस्थल का भाग जो है वो मालवा के पठार में शामिल होता है। इसी के अंतर्गत बूंदी की पहाड़ियां, ये भी उसका एक भाग है। तथा गुजरात में आप जाएंगे तो सौराष्ट्र और कच्छ करण भी इसके भाग हैं। सौराष्ट्र कच्छ करण आप जानते हैं भारत की सबसे निम्न भूमि मानी जाती है। कच्छ करण एक ऐसा स्थान जहां पर नमकीन दलदल पाए जाते हैं, नमक के दलदल पाए जाते हैं, और ये भी सामरिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पाकिस्तान से लगा हुआ क्षेत्र है और यहाँ पर भी हमारे जवान मुस्तैदी से देश की रक्षा में अपना योगदान दे रहे हैं, अपना समर्पण कर रहे हैं। तो ये हुआ मालवा का पठार। और दूसरा भाग है दक्कन का पठार। ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित यह पठार लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में आता है। याद रखिएगा, दक्कन का पठार मूल रूप से ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप से निर्मित हुआ है और ये लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक व्याप्त है। लावा का पठार पूर्वी पश्चिमी घाट, कर्नाटक व तमिलनाडु के पठार इसके अंतर्गत आते हैं। ये जो दक्कन का पठार है उसके अंतर्गत इनका विभाजन है। देखते हैं, दक्कन या लावा का पठार पहला भाग है। ये मध्य प्रदेश, कर्नाटक व महाराष्ट्र में व्याप्त है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक व महाराष्ट्र में व्याप्त है। काली मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी के लिए काफी प्रसिद्ध है ये। इसमें भारत में जो कृषि होती है, खासकर कपास की खेती होती है, उसके लिए काफी विख्यात है ये स्थान। दक्कन का जो लावा का पठार है, इसमें तापी नदी के दक्षिण में ये त्रिभुजाकार रूप में, ताप्ती नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में ये फैला हुआ है। इसको दक्कन या लावा का पठार कहते हैं। दूसरा है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट जो मूल रूप से समुद्र तटीय मैदान है उससे लगा हुआ, समानांतर लगा हुआ एक भाग है जो महानदी घाटी से नीलगिरी तक 1800 किलोमीटर की लंबाई में ये व्याप्त है। पूर्वी घाट भारत की पूर्वी तटीय क्षेत्रों में है। इसमें नल्ला मलाई, पालकोंडा, जावड़ी, शिवराय, सीसाचलम ये प्रमुख श्रेणियां हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये पूर्वी घाट है। दूसरा पश्चिमी घाट है, सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से विख्यात। इसका विस्तार महाराष्ट्र से कुमारी अंतरीप तक है। महाराष्ट्र से कुमारी अंतरीप तक ये पश्चिमी भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है, पश्चिमी समुद्री तटीय भाग से लगा हुआ। इसमें महादेव, नीलगिरी, अन्नामलाई, पलनी, इलायची आदि प्रमुख जो पहाड़ियां हैं वो पाई जाती हैं। आप जानते हैं नीलगिरी पहाड़ी काफ़ी प्रसिद्ध है मसालों की खेती के लिए और काजू और बादाम, इलायची इन सब चीज़ों के उत्पादन के लिए भी। तो ये इसमें पलनी पहाड़ी को ध्यान रखना है आपको। परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल, तो कुछ जगहों में नीलगिरी पहाड़ी देते हैं, उसको और स्पेसिफिक करते हैं, तो वास्तव में वो पलनी पहाड़ी है जहाँ पर इन दोनों घाटों का मिलन होता है। इसको ध्यान रखेंगे, परीक्षक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बिंदु है। इसी के बाद तीसरा इसका है मैसूर या कर्नाटक का पठार तथा छत्तीसगढ़ का जो भाग है जिसको हम दंडकारण्य का पठार कहते हैं, बस्तर का क्षेत्र जो है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। दक्कन के पठार के भाग के रूप में इसको जाना जाता है। दक्कन का पठार कृषि और खनिज दोनों में समृद्ध है क्योंकि यहाँ पर कृषि का कार्य तो होता ही है, जो काली मिट्टियां हैं उनमें, और खनिज का भी काफी उत्पादन होता है। तो इस तरह से प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बताएं तो इनका जो महत्व है, मूल रूप से इनमें भी कुछ काफी नदियां वगैरह हैं और वो सब गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगई, पेन्नार, ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं और भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी जिसको हम कहते हैं गोदावरी, वो यहीं व्याप्त है। दूसरी सबसे लंबी नदी कहें तो कावेरी भी यहीं है। तो कुछ प्रमुख नदियां हैं, प्रमुख पर्यटन स्थल हैं यहाँ पर, महाबलेश्वर, नासिक और भी दक्षिण भारत में काफ़ी। तो प्रायद्वीपीय पठार के महत्व के बारे में यदि हम थोड़ा सा संक्षिप्त में चर्चा करें तो ये ऐसा भाग है जो भारत को खनिज संसाधनों के दृष्टिकोण से काफ़ी समृद्ध करता है। मूल रूप से कहा जाए कि भारत का अधिकांश खनिज जो है प्रायद्वीपीय पठार से ही प्राप्त होते हैं और उसके कारण ये खनिजों और खनिजों के कारण औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से प्रायद्वीपीय पठार काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर काफ़ी नदियाँ पाई जाती हैं, नदियों में जलप्रपात हैं और कुछ स्थानों पर जल विद्युत क्षमता भी विकसित की गई है। पर्यटन के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान यहाँ स्थित हैं और भारत का लगभग मध्य भाग ये है, तो काफ़ी जनसंख्या भी यहाँ पर रहती है, निवास करती है। तो इस दृष्टिकोण से प्रायद्वीपीय पठार का भी भारतीय जो भू आकृतिक प्रदेश है उसमें काफ़ी महत्व है
काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इसके बाद हम तीसरा और चौथे भाग में जाएंगे, जिसको कहते हैं उत्तर भारत का मैदान और समुद्र तटीय व द्वीप समूह।